साल 1915 में इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ आया। मोहनदास करमचंद गांधी अपने देश वापस लौटे। उन्होंने 20 साल से ज्यादा साउथ अफ्रीका में बिताए थे। वहां उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने प्रोटेस्ट करने के यूनिक तरीके डेवलप किए थे। ये तरीके सच और नॉन वायलेंस पर बेस्ड थे। उनका वापस आना सिर्फ एक इंसान का घर लौटना नहीं था, ये इंडिया की आजादी की लंबी लड़ाई में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। लोगों में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। एक नया लीडर उनके बीच आ गया था। इंडिया उस समय एक ऐसी धरती थी जिसे दिशा की तलाश थी। ब्रिटिश राज्य से आजादी की चाह बहुत स्ट्रांग थी। बहुत सारे लीडर्स और मूवमेंट्स पहले से ही एक्टिव थे, लेकिन गांधी जी एक ताजा पर्सपेक्टिव लाए। उनके पास एक ऐसा विजन था जो आम लोगों से जुड़ता था। वो फॉरेन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं कूदे, बल्कि उन्होंने 1 साल तक पूरे देश में ट्रैवल करना चुना। वो असली इंडिया को समझना चाहते थे। वो आम जनता के हालात देखना चाहते थे। इससे लोगों के प्रति उनका गहरा कमिटमेंट दिखा। उनकी यात्राएं उनके लिए और देश के लिए आंखें खोलने वाली थी। उन्होंने भयानक गरीबी देखी। उन्होंने गहरी जड़ों वाली सोशल प्रॉब्लम्स देखी। उन्होंने समझा कि आम भारतीय कैसा एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके फ्यूचर के कामों को शेप दिया। इन्होंने एक आजाद और न्यायपूर्ण इंडिया के लिए काम करने के उनके इरादे को और मजबूत किया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऑब्जर्व करने और सीखने की सलाह दी। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी जानने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। ये चुपचाप ऑब्जर्व करने का पीरियड बहुत क्रूशियल था। इसने उनके फ्यूचर लीडरशिप की नींव रखी। गांधी जी का अप्रोच अलग था। वो ऐसी भाषा में बोलते थे जिसे हर कोई समझ सके। वो किसानों, मजदूरों और इंटेलेक्चुअल्स सभी से जुड़े। उनका सिंपल लाइफस्टाइल और सेल्फ रिलायंस पर उनका जोर इंस्पायरिंग था। उन्होंने आजादी का एक ऐसा रास्ता बताना शुरू किया जो इंक्लूसिव था। ये एक ऐसा रास्ता था जिसने समाज के सबसे कमजोर तबकों को एम्पावर किया। उनके लौटने से एक ऐसे लीडर की एंट्री हुई जिसने आजादी की लड़ाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडिया की आजादी की यात्रा को उसका गाइडिंग स्टार मिल गया। आज भी 23 मई 2025 को उनकी जर्नी हमें इंस्पायर करती रहती है। उनके लौटने के 2 साल बाद गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये 1917 में बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण में हुआ। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश प्लांटर्स नील उगाने के लिए फोर्स करते थे। उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और उनके साथ नाइंसाफी होती थी। उन्हें अपनी फसल के बहुत कम पैसे मिलते थे। उनकी जिंदगी बहुत दुख भरी थी। वो कर्ज और गरीबी के चक्कर में फंसे हुए थे। वहां के लोकल लीडर्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। उन्हें एक नए तरह की लीडरशिप की जरूरत थी। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल, जो वहीं के एक किसान थे, ने चंपारण बुलाया। उन्होंने खुद जाकर सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वो किसानों की परेशानियां खुद समझना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारी उनके आने से खुश नहीं थे। उन्होंने गांधी जी को डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का ऑर्डर दिया। गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दबे हुए किसानों को छोड़ने के बजाय सजा भुगतना पसंद करेंगे। ये विरोध का एक बड़ा बोल्ड कदम था। ये सत्याग्रह के प्रति उनके कमिटमेंट का साफ डेमोन्स्ट्रेशन था। वो सच के लिए कष्ट सहने को तैयार थे। उनके इस विरोध ने पूरे इलाके में जोश भर दिया। हजारों किसान उनके सपोर्ट में जमा हो गए। गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्स को देखकर चौंक गई। उन्हें गांधी जी को अपनी इंक्वायरी करने की इजाजत देनी पड़ी। उन्होंने लॉयर्स की एक टीम के साथ बहुत ध्यान से किसानों के बयान रिकॉर्ड किए। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। ये सिस्टमैटिक और शांति भरा तरीका इंडियन पॉलिटिकल सीन के लिए नया था। इसने ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट विरोध की ताकत दिखाई। ये फैक्ट्स और मॉरल ताकत पर बेस्ड लड़ाई थी। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और गांधी जी को उसका मेंबर बनाया गया। कमेटी ने प्लांटर्स को एक्सप्लॉयटेशन का दोषी पाया। नील की खेती का वो जालिम सिस्टम खत्म कर दिया गया। चंपारण के किसानों को राहत मिली। चंपारण सत्याग्रह एक जबरदस्त सक्सेस था। ये इंडिया में गांधी जी के तरीकों की पहली जीत थी। इसने देश को दिखाया कि नॉन वायलेंट विरोध नाइंसाफी के खिलाफ एक पावरफुल हथियार हो सकता है। इसने गांधी जी को जनता के लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। चंपारण और दूसरी लोकल लड़ाइयों में सक्सेस के बाद गांधी जी ने एक बड़े नेशन वाइड मूवमेंट का सपना देखा। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत इश्यू ने भारतीय लोगों को बहुत परेशान कर दिया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ चारों तरफ गुस्सा था। गांधी जी को लगा कि एक मैस मूवमेंट शुरू करने का यही सही टाइम है।
उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा। आइडिया सिंपल था पर बहुत पावरफुल था। अगर भारतीय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दें तो गवर्नमेंट ठप हो जाएगी। ये सेल्फ डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस के लिए एक पुकार थी। मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ। इसमें ब्रिटिश सामानों, इंस्टीट्यूशंस और ऑनर्स का बॉयकॉट करने को कहा गया। स्टूडेंट्स से गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ने को कहा गया। लॉयर्स से ब्रिटिश कोर्ट्स का बॉयकॉट करने को कहा गया। लोगों से गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करने की अपील की गई। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करना था और काडी यानी घर पर बुने कपड़े को प्रमोट किया गया। रिस्पॉन्स जबरदस्त था। लाखों भारतीयों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया। मूवमेंट देश के कोने कोने में फैल गया। इसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक कॉमन मकसद के लिए एक कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इंडिया की आजादी की लड़ाई का रूप ही बदल दिया। ये अब सिर्फ थोड़े से पढ़े लिखे एलीट लोगों तक सीमित नहीं रहा। ये सचमुच एक मैस मूवमेंट बन गया। आम आदमी और औरतें, किसान, मजदूर और स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए। ब्रिटिश हुकूमत का डर कम होने लगा। लोग आजादी के लिए जेल जाने और मुश्किलें झेलने को तैयार थे। काडी को प्रमोट करने का एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ। इसने सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया और बहुतों को रोजगार दिया। ये इंडिया की स्वराज की लड़ाई का सिंबल बन गया। लेकिन फरवरी 1922 में गांधी जी ने अचानक मूवमेंट को रोक दिया। ये फैसला चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद आया। इस इंसिडेंट में एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी नॉन वायलेंस में पक्का विश्वास रखते थे। उन्हें लगा कि लोग अभी एक लंबी शांतिपूर्ण लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने वायलेंस की जिम्मेदारी ली और मूवमेंट वापस ले लिया। हालांकि कई लीडर्स ने इस फैसले की क्रिटिसिज्म की, गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे। उनका मानना था कि साधन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि लक्ष्य। मूवमेंट भले ही रोक दिया गया था, पर उसने देश को जगा दिया था। कुछ समय की शांति के बाद गांधी जी ने 1930 में एक और बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट शुरू किया। यह था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह या डैंडी मार्च से फेमसली शुरू किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का नमक बनाने और बेचने पर मोनोपोली था। उन्होंने नमक पर टैक्स लगाया, जिससे हर भारतीय, खासकर गरीबों पर असर पड़ा। नमक जिंदगी की एक बेसिक जरूरत थी। गांधी जी ने इस सॉल्ट टैक्स को ब्रिटिश जुल्म का सिंबल माना। उन्होंने इसे सीधे चैलेंज करने का फैसला किया। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए ब्रिलियंट चॉइस थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए फॉलोअर्स के साथ अपना हिस्टोरिक मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया और गुजरात के कोस्टल गांव डांडी की ओर चले। दूरी करीब 240 माइल्स थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे, हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। मार्च ने इंडिया और इंटरनेशनली दोनों जगह बहुत अटेंशन खींचा। ये शांतिपूर्ण विरोध का एक पावरफुल प्रदर्शन था। गांधी जी ने रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों से बात की। उन्होंने स्वराज का मतलब और नॉन वायलेंट लड़ाई की इंपॉर्टेंस समझाई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डैंडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और इस तरह सिंबॉलिकली नमक कानून तोड़ा। यह सिंपल सा काम पूरे देश के लिए एक सिग्नल था। पूरे इंडिया में लाखों लोगों ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जंगल की आग की तरह फैल गया। बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स हुए। विदेशी सामानों का बॉयकॉट हुआ और टैक्स देने से इनकार किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पिकेटिंग और डेमोन्स्ट्रेशंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। गवर्नमेंट ने दमन के साथ जवाब दिया। सॉल्ट सत्याग्रह ने ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। इसने नॉन वायलेंट मैस एक्शन की ताकत दिखाई। इसने दिखाया कि भारतीय लोग अपनी आजादी जीतने के लिए डिटरमिन्ड हैं। गवर्नमेंट ने गांधी जी और हजारों दूसरे सत्याग्रहीस को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मूवमेंट जारी रहा। डांडी मार्च इंडिया की आजादी की लड़ाई की हिस्ट्री में एक आइकॉनिक इवेंट बन गया। इसने जनता को मोबिलाइज करने में गांधी जी के जीनियस को हाईलाइट किया। इसने भारतीय मुद्दे को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। ये आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। सेक्शन 5 अहिंसा, नॉन वायलेंस की अटूट शक्ति। महात्मा गांधी की फिलॉसफी और उनके पॉलिटिकल एक्शन के केंद्र में अहिंसा का सिद्धांत था। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, सिर्फ काम में नहीं बल्कि सोच और शब्दों में भी। गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक टैक्टिक नहीं थी, ये एक विश्वास था, जीने का एक तरीका था। उनका मानना था कि ये इंसानियत के पास मौजूद सबसे बड़ी ताकत है।
ये तबाही के सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्होंने ये सिद्धांत कई धार्मिक और फिलोसॉफिकल परंपराओं से लिया, जिनमें हिंदुइज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी शामिल है। उन्होंने इसे इंडिया की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट किया। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा कमजोरी की निशानी नहीं है, ये मजबूत लोगों का हथियार था। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत थी। अहिंसा प्रैक्टिस करने का मतलब था दूसरों को नुकसान पहुंचाने से इनकार करना, भड़काने पर भी। इसका मतलब था अपने दुश्मनों से भी प्यार करना। गांधी जी का कहना था कि वायलेंस से सिर्फ और वायलेंस पैदा होती है। सच्चा और टिकाऊ बदलाव सिर्फ नॉन वायलेंट तरीकों से ही लाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाइयों में ही नहीं, बल्कि सोशल रिफॉर्म में भी लागू किया। उन्होंने छुआछूत और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ अहिंसा के रास्ते से लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई के कंटेक्स्ट में अहिंसा का मतलब था बिना वायलेंस का सहारा लिए ब्रिटिश राज का विरोध करना। इसमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन शामिल थे। गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को बिना जवाबी हमला किए लाठीचार्ज और जेल का सामना करने की ट्रेनिंग दी। ये मॉरल हाई ग्राउंड एक पावरफुल हथियार था। इसने कॉलोनियल राज की क्रूरता को बेनकाब कर दिया। इसने दुनिया भर के लोगों से सिंपैथी और सपोर्ट भी जीता। अहिंसा प्रैक्टिस करने के लिए सत्याग्रही से बहुत ज्यादा अंदरूनी ताकत की जरूरत होती थी। उन्हें अपने गुस्से और डर पर काबू पाना होता था। अहिंसा पर गांधी जी के जोर पर कभी कभी उनके अपने साथियों ने भी सवाल उठाए। कुछ को लगता था कि भारी दमन के सामने ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन गांधी जी अपने विश्वास पर अटूट रहे। उनका मानना था कि नॉन वायलेंस ही सच्चा स्वराज हासिल करने का एकमात्र तरीका है। वायलेंस से जीती गई आजादी एक न्यायपूर्ण या टिकाऊ आजादी नहीं होगी। अहिंसा के प्रति उनके कमिटमेंट ने भारतीय आजादी के मूवमेंट पर गहरा असर डाला। इसने उसके कैरेक्टर को शेप दिया और उसे कई दूसरी एंटी कॉलोनियल लड़ाइयों से अलग बनाया। ये आज भी झगड़ों से जूझ रही दुनिया के लिए एक पावरफुल मैसेज है। सेक्शन 6, सत्याग्रह, सच की मजबूत पकड़। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह गांधी जी की फिलॉसफी और लड़ाई के तरीके का दूसरा कॉर्नरस्टोन था। सत्याग्रह शब्द का सीधा मतलब है सच पर मजबूती से टिके रहना या सच की ताकत। ये गांधी जी द्वारा डेवलप किया गया नॉन वायलेंट विरोध का एक यूनिक तरीका था। ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था जिसे वो कमजोरों का हथियार मानते थे। सत्याग्रह विरोध का एक एक्टिव तरीका था जो मॉरल ताकत और सच की शक्ति पर बेस्ड था। इसका मकसद दुश्मन को बदलना था, न कि उसे मजबूर करना या हराना। ये उनकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करता था। एक सत्याग्रही या सत्याग्रह करने वाले को सच और नॉन वायलेंस का सख्ती से पालन करना होता था। उन्हें खुद कष्ट सहने के लिए तैयार रहना होता था। खुशी से कष्ट सहकर सत्याग्रही जुल्म करने वाले के कामों की नाइंसाफी दिखाना चाहता था। ये खुद सहा गया कष्ट दुश्मन के दिल को छूने के लिए था। ये उनके अच्छे स्वभाव से अपील करने का एक तरीका था। गांधी जी मानते थे कि हर इंसान में एक अंतरात्मा होती है। सत्याग्रह उस अंतरात्मा तक पहुंचने का एक तरीका था। इसके लिए सब्र, डिसिप्लिन और अटूट विश्वास की जरूरत थी। सत्याग्रह के तरीके कई तरह के थे। इनमें नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उपवास, पिकेटिंग और मार्चेस शामिल थे। हर टेक्निक को खास सिचुएशन के हिसाब से ध्यान से चुना जाता था। मकसद हमेशा जुल्म करने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना नाइंसाफी का विरोध करना था। गांधी जी अपने सत्याग्रह कैंपेन्स की प्लानिंग बहुत ध्यान से करते थे। वो अपने वॉलंटियर्स को कड़ी ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। सत्याग्रहियों द्वारा की गई कोई भी वायलेंस की हरकत लड़ाई के मोरल आधार को कमजोर कर देगी। ये सोशल चेंज का एक गहरा तरीका था। सत्याग्रह इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक बहुत इफेक्टिव हथियार साबित हुआ। चंपारण से लेकर सॉल्ट मार्च तक और कई दूसरे कैंपेन्स में इसने लाखों लोगों को मोबिलाइज किया। इसने आम लोगों को एक ताकतवर एम्पायर को चैलेंज करने की हिम्मत दी। इसने दिखाया कि मॉरल ताकत फिजिकल ताकत से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इंडिया में सत्याग्रह की सक्सेस ने दुनिया भर में सिविल राइट्स और आजादी के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। यूनाइटेड स्टेट्स में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मैंडेला जैसे लीडर्स ने गांधी जी के तरीकों से इंस्पिरेशन ली। सत्याग्रह आज भी झगड़ों को शांति से सुलझाने के लिए एक रेलेवेंट और पावरफुल कंसेप्ट है। सेक्शन 7, लड़ाई को राह दिखाना। गांधी जी की ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। महात्मा गांधी की लीडरशिप ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूरी आजादी की लड़ाई को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वो सिर्फ ऊपर से लीड नहीं करते थे, वो आम जनता से गहरे पर्सनल लेवल पर जुड़े।
वो उनकी उम्मीदों, उनके डर और उनकी ताकतों को समझते थे। उनका सिंपल लाइफस्टाइल, आम भाषा का इस्तेमाल और उनकी एम्पैथी ने उन्हें लोगों का लीडर बनाया, एक सच्चा महात्मा या ग्रेट सोल। उनमें जाति, धर्म और इलाके की दीवारों को तोड़कर लाखों लोगों को मोबिलाइज करने की बेमिसाल काबिलियत थी। ये इंडिया के लिए एक नए तरह की लीडरशिप थी। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को डेमोक्रेटाइज किया। वो इसे एलीट लोगों के ड्राइंग रूम्स से निकालकर गांवों और शहरों तक ले गए। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर किया, उसे एक मैस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसकी यूनिट्स गांव लेवल तक पहुंचती थी। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव काम पर जोर दिया, जैसे काडी को प्रमोट करना, गांव के इंडस्ट्रीज और हिंदू मुस्लिम एकता। इन कामों ने न सिर्फ मूवमेंट को मजबूत किया, बल्कि एक सेल्फ रिलायंट और एकजुट इंडिया बनाने का भी मकसद रखा। उन्होंने लोगों को अपना डर दूर करना सिखाया। उनका लीडरशिप स्टाइल फॉर्मल पावर के बजाय मॉरल अथॉरिटी पर बेस्ड था। वो अक्सर खुद मिसाल बनकर लीड करते थे, अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने के लिए उपवास रखते थे या गिरफ्तारी देते थे। वो अपनी गलतियां मानने से नहीं डरते थे, जैसा चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद देखा गया। इस ईमानदारी और नरमी ने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिलाई। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, जानते थे कि कब मूवमेंट लॉन्च करना है और कब पीछे हटना है और मजबूत होना है। वो देश की नब्ज समझते थे। वो जानते थे कि लोगों की एनर्जी को स्वराज के लक्ष्य की ओर कैसे चैनल करना है। हर क्रिटिकल मोड पर उनका गाइडेंस बहुत जरूरी था। लेकिन गांधी जी की लीडरशिप बिना चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स के नहीं थी। कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स उनके तरीकों या फैसलों से सहमत नहीं थे। मूवमेंट की रफ्तार और नॉन वायलेंस पर जोर देने को लेकर बहसें होती थीं। फिर भी उनका कुल मिलाकर प्रभाव सबसे ऊपर रहा। उन्होंने अलग अलग गुटों को एक साथ रखा और ब्रिटिश के साथ मुश्किल पॉलिटिकल बातचीत के दौरान मूवमेंट को गाइड किया। इतने बड़े और डाइवर्स देश में सैक्रिफाइस के लिए इंस्पायर करने और एकता बनाए रखने की उनकी काबिलियत कमाल की थी। वो सचमुच कॉलोनियल राज के खिलाफ इंडिया की नॉन वायलेंट क्रांति के आर्किटेक्ट थे। सेक्शन 8, आजादी का आगमन और पार्टीशन का दर्द। 1947 दशकों की लगातार लड़ाई के बाद 1947 में इंडिया आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश एम्पायर को कमजोर कर दिया था। गांधी जी के नेतृत्व में चले एक के बाद एक मैस मूवमेंट्स ने ब्रिटिश राज को मुश्किल में डाल दिया था। पावर ट्रांसफर के लिए बातचीत तेज हो गई, लेकिन आने वाली आजादी की खुशी पर पार्टीशन की ट्रेजेडी का साया पड़ गया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। इससे पूरे देश में जबरदस्त कम्युनल तनाव और वायलेंस हुई। इंडिया के बंटवारे की बात से गांधी जी का दिल टूट गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बिना थके काम किया था। वो पार्टीशन को भारत मां के टुकड़े करना मानते थे। उन्होंने इसे रोकने की बहुत कोशिशें की। वो कई लीडर्स से मिले, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। उन्होंने तो जिन्ना को एक अखंड इंडिया का प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर करने का भी सुझाव दिया, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। कम्युनलिज्म की ताकतें बहुत ज्यादा स्ट्रांग थीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल गतिरोध के सोल्यूशन के तौर पर पार्टीशन की ओर झुकी हुई लग रही थी। ये उनके लिए बहुत दुख और पीड़ा का समय था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आखिरकार आजादी मिल गई। ये लाखों लोगों के लिए बड़े जश्न का पल था, लेकिन गांधी जी के लिए ये एक खट्टा मीठा पल था। वो इंडिया की आजादी से खुश तो थे, लेकिन पार्टीशन के साथ हुई वायलेंस और खून खराबे से बहुत दुखी थे। उन्होंने दिल्ली में ऑफिशियल जश्न में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो बंगाल में थे। कम्युनल दंगों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो दंगा पीड़ित गांवों में नंगे पैर घूमे, शांति और सद्भाव की अपील करते हुए। उनकी मौजूदगी ने कई इलाकों में शांति लाने का काम किया। आजादी के शुरुआती दिन चारों तरफ फैली कम्युनल वायलेंस से खराब हो गए थे। लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत जानें गईं। गांधी जी ने जनवरी 1948 में दिल्ली में आमरण अनशन किया। उनका मकसद कम्युनल शांति बहाल करना और इंडिया में मुसलमानों के लिए न्याय सुनिश्चित करना था। उनके उपवास का गहरा असर हुआ और सभी कम्युनिटीज के लीडर्स ने शांति के लिए काम करने का वादा किया। इन दुखद हालातों में भी गांधी जी का रोल मरहम लगाना और एकजुट करना था। वो नफरत और वायलेंस से घिरे होने पर भी नॉन वायलेंस और प्यार के अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। सेक्शन 9, एक स्थायी लेगेसी इंडिया और दुनिया पर गांधी जी की छाप। महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडिया और दुनिया के लिए बहुत बड़े और कई तरह के हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी नॉन वायलेंट विरोध के यूनिक रास्ते से इंडिया को आजादी दिलाना।
उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक मैस मूवमेंट में बदल दिया, लाखों आम भारतीयों को एम्पावर किया। उन्होंने उनमें निडरता और सेल्फ रिलायंस की भावना जगाई। उन्होंने दिखाया कि सबसे ताकतवर एम्पायर को भी मॉरल ताकत से चैलेंज किया जा सकता है और हराया जा सकता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो पूरी दुनिया में गूंजा। स्वराज हासिल करने में उनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। पॉलिटिकल आजादी के अलावा गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म के लिए भी बिना थके काम किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दबे हुए दलित्स को हरिजान यानी भगवान के बच्चे कहा। उन्होंने महिलाओं के एम्पावरमेंट और पब्लिक लाइफ में उनकी पार्टिसिपेशन की वकालत की। उन्होंने गांव की सेल्फ सफिशिएंसी, ग्राम स्वराज और ग्रामीण इकोनॉमी को उठाने के लिए कड़ी के इस्तेमाल को प्रमोट किया। सैनिटेशन और सफाई पर उनका जोर विजनरी था। उन्होंने सभी के लिए बराबरी, न्याय और सम्मान पर बेस्ड समाज बनाने की कोशिश की। सस्टेनेबल लिविंग और एनवायरमेंटल चेतना पर उनके विचार आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हैं। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की फिलॉसफी का दुनिया भर में इंसानी सोच और सोशल मूवमेंट्स पर गहरा असर पड़ा है। यूएसए में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मैंडेला और म्यांमार में ऑंग सान एस्यू की जैसे सिविल राइट्स लीडर्स ने अपनी लड़ाइयों पर गांधी जी के प्रभाव को माना है। उनके नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के तरीके आज भी दुनिया भर में न्याय, शांति और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे एक्टिविस्ट्स को इंस्पायर करते हैं। उन्होंने झगड़ों को सुलझाने और सोशल चेंज लाने के लिए वायलेंस का एक प्रैक्टिकल और पावरफुल ऑल्टरनेटिव दिखाया। उनकी जिंदगी पक्के विश्वास की ताकत का सबूत है। जनवरी 1948 में उनकी हत्या के बाद भी महात्मा गांधी के विचार गाइड और इंस्पायर करते रहते हैं। सच, नॉन वायलेंस, दया और इंसानियत की सेवा पर उनकी शिक्षाएं टाइमलेस हैं। उन्हें सिर्फ भारतीय राष्ट्र के पिता के रूप में ही नहीं, बल्कि शांति के ग्लोबल आइकॉन और नॉन वायलेंस के प्रॉफिट के रूप में याद किया जाता है। उनकी जिंदगी और संदेश उन लोगों और समाजों के लिए एक मॉरल कंपास का काम करते हैं जो एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उनकी जर्नी पर सोचते हैं तो आज भी उनके सिद्धांत आज की चैलेंजेस के लिए गहरे सॉल्यूशंस देते हैं।